अस्सलाम वालेकुम। चंद नई खबरों और तजियात के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज जहां न्यूयॉर्क में मंगल की रात और सितंबर की 9 तारीख, जबकि पाकिस्तान में बुध की सुबह और सितंबर की 10 तारीख है। नाज़रीन, दुनिया भर में हर तरफ से बहुत खबरें आ रही हैं, आप उनसे वाकिफ भी हैं। मैं उन बारे में अपनी राय दूंगा, लेकिन आज जिन बातों का जिक्र करूंगा उससे पहले तो यकीनन सैलाब, जिससे कि इस वक्त दोनों जानिब, पाकिस्तान में भी और भारत में भी काफ़ी तबाही मची हुई है, उसका थोड़ा जिक्र करूंगा। और साथ थोड़ा जिक्र नेपाल का करूंगा। सबको मालूम है वहां पर क्या हो रहा है, लेकिन क्या ये जो कुछ हुआ है ये पाकिस्तान के लिए भी इसमें कोई पैगाम है? आ, कतर के ऊपर इसराइली हमला अब पूरी दुनिया में सबको मालूम है, लेकिन इसके ऊपर भी एक इंटरेस्टिंग एंगल है जो मैं पेश करना चाहूंगा। और साथ थोड़ा जिक्र डॉक्टर यास्मीन राशिद और दूसरे पीटीआई लीडरान को जो आज 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है, उस पर भी अपनी राय दूंगा। अब चलते हैं पाकिस्तान की जानिब सबसे पहले, क्योंकि वहां पर जो सैलाब ने तबाही फैलाई हुई है उसका मैं एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ। इस व्लॉग को रिकॉर्ड करने से पहले जो मैं सैलाब की सूरत हाल देख रहा था, तो दरिया सतलज में गंडा सिंह वाला में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड सुलेमान में दरिया सतलज में ही ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि इस्लाम हेड वर्क्स में भी दरिया सतलज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इसी तरह दरिया रावी में बलोकी हेडवर्क्स पे ऊंचे दर्जे का सैलाब है। मुल्तान के करीब सिन्नाई हेडवर्क्स में भी इंतहाई ऊंचे ऊंचे दर्जे का सैलाब है। और इत्तलात ये हैं कि मुल्तान इस वक्त बहुत खतरे में है। मुल्तान के करीबी इलाके पहले से ज़ेरे-आब आ चुके हैं और वहां पर हालात काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक हैं। साथ ही दरियाए चेनाब में भी मामला काफ़ी बिगड़े हुए हैं। वहाँ पर जो थ्री मू हेडवर्क्स है वहाँ पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जबकि पंजनद में बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब है। गुद्दू यानी सिंध की तरफ आप जाए, अभी पानी सिंध में दाखिल हो चुका है। गुद्दू में दरमियाने दर्जे का सैलाब है और सक्कर बैराज में भी दरमियाने दर्जे का सैलाब है। तो सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। और ये तबाहकारियां, ये मैं बार बार इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि ये तबाहकारियां सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हैं बल्कि भारत में भी हैं। और आज रॉयटर्स की एक खबर मैं देख रहा था, जिसमें कि एक बहुत ही मैं कहता हूँ बड़ी परेशान कुन खबर है वो, जिसमें कहा गया है कि ये सैलाब ने पाकिस्तान और भारत दोनों में जो बनास्पति की चावल की फसल है उसको काफी नुकसान पहुंचाया है। जो इंडिया का जो पंजाब प्रोविंस है, हरियाणा का इलाका स्पेशली, ये भारत की जितनी भी राइस की एक्सपोर्ट्स हैं दुनिया पर, भारत जितना भी बासमती राइस बेचता है उसका 80% इस इलाके से आता है। जबकि पाकिस्तान का जो पंजाब है, वहां से जो पाकिस्तान दुनिया पर जितना राइस बेचता है या चावल एक्सपोर्ट करता है, उसका 90% पंजाब से आता है। इंडिया में इस वक्त जो इनिशियल एस्टिमेट्स आ रहे हैं रॉयटर्स के मुताबिक, तो वो कहते हैं कि इस सैलाब ने वहां पर जो राइस की फसल यानी चावल की फसल को बहुत शदीद नुकसान पहुंचाया है। कॉटन की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। और कई किस्म की दालों को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। वो कहते हैं कि तकरीबन 1 मिलियन हेक्टेयर पर खड़ी फसलें तबाह हुई हैं पंजाब और हरियाणा में। ये वहां पर इंडियन ऑफिशियल्स कह रहे हैं। जबकि पाकिस्तान में जो पंजाब, हमारा पंजाब जो है यानी पाकिस्तानी पंजाब, वहां पर भी चावल की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। शुगर केन यानी जो गन्ने की फसल को, कॉर्न की फसल को, वेजिटेबल को और कॉटन को, वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। वहां पर भी हजारों एकड़ जमीन पर जो खड़ी फसलें हैं वो तबाह हो चुकी हैं। और साथ ही इंडिया से भी खबर है, इंडिया में कह रहे हैं कि जी, चूंकि वहां पर भी चावल की फसल को बहुत नुकसान पहुंचा है, तो गुज़श्ता हफ्ते के दौरान वहां पर पहले से इस वक्त से ही चावल की जो आड़तियों के साथ कीमतें हैं उसमें अब तक $50 फी टन इजाफा हो चुका है। और आने वाले दिनों में शायद ये मजीद बढ़े, जिसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो अमेरिका में बैठे हैं उनको भी शायद यहाँ पर चावल महंगा मिले, क्योंकि उसकी कमी आ सकती है। अब देखते हैं कि ये नुकसान कितना हुआ है, जब ये पानी उतरेगा तो उसके बाद पता लगेगा। लेकिन दुआ है कि दोनों जानिब खुदा खैर रखे, क्योंकि हमारे किसान वो जो है वही, उन्हीं की वजह से हम यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा जायकेदार चावल को एंजॉय करते हैं, क्योंकि वो मेहनत करते हैं और फिर वो चावल 7 समंदर पार हर तरफ दुनिया में जाता है, चाहे वो इंडिया से हो या पाकिस्तान से हो। दोनों जानिब का चावल बहुत ज्यादा पॉपुलर है। साथ ही जिक्र थोड़ा कतर का। कतर की खबर हर एक को मालूम है कि वहां पर आज इसराइल ने कतर के मकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन कोई 3:45 पर हमला किया। और वहां पर जो उनका डिप्लोमेटिक एनक्लेव है वहां पर एक इमारत पर बम बरसाए।
जिसमें कि अब तक इत्तलात ये हैं कि 6 अफराद वहां पर जहाँ बहक हुए हैं, जिनमें कि हमास का एक सीनियर लीडर है, उनका बेटा भी शामिल है, जो कि उसमें जहाँ बहक हुआ है। और उसके बाद फिर अमेरिका और कतर के दरमियान फौरन राब्ते हुए, क्योंकि सबसे पहले इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान जारी किया कि जनाब हमने ये हमला किया, हम इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करते हैं और ये हमारा हक है कि हम हमें हमास जहाँ भी नजर आएंगे इनकी लीडरान हम उनके पीछे जाएंगे। याद रखिए कि जब ये हमला हो रहा था तो ये हमास के लीडरान उस अमरीकी जो तजवीज़ है सीज फायर की, उस पर मशवरा कर रहे थे कि जिसके तहत गजा में आर्जी जंगबंदी के लिए की जानी थी और मजीद इमदाद वहां पहुंचाई जानी थी। तो ये उस वक्त मशवरे हो रहे थे। एक इत्तला ये है कि ये अफराद इसलिए बचे कि जो सीनियर लीडरान हैं, क्योंकि वो असर की नमाज के लिए वहां से निकले थे, और जब वो नमाज के लिए बाहर निकले उन्होंने अपने सेल फोन्स वहां पर छोड़ दिए, और उसी दौरान में ये हमला हुआ और उसके अंदर उनके खानदान के लोग तो जहाँ बहक हुए, और एक कतरी सिक्योरिटी ऑफिशियल भी बीच में जहाँ बहक हुआ। लेकिन ये जो लीडरान थे ये बच गए, ये हमास का कहना है। अब इसके बाद एक कंट्रोवर्सी जारी हो गई, यानी बाकी इसकी जो इलाकाई सियासत है उस पर तो बात मैं मुसलसल करता रहूंगा, लेकिन एक कंट्रोवर्सी जो इस वक्त बनी है वो उस वक्त आई जब अमरीकी हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया गया कि अमरीकी फौज ने यानी वाइट हाउस को ये इत्तला दी कि इसराइल कतर पर हमला करने वाला है। और फिर जो ये तर्जुमान है अमरीकी हुकूमत के, उन्होंने कहा कि जी हमने सदर ट्रंप ने फौरन जो स्टीव विटकॉफ हैं जो कि मिडल ईस्ट के खुसूसी नुमाइंदे एलची हैं सर ट्रंप के, उनको सर ट्रंप ने कहा कि आप फौरन कतरियों को मुत्तला करें। और फिर उनके मुताबिक यानी अमेरिकी तर्जुमान के मुताबिक कतरियों को बताया गया, यानी अमेरिका ये बता रहा है कि कतरियों को इत्तला थी कि ये हमला होने वाला है। जबकि कतर ने उसके बाद फिर बयान जारी किया। जब ये बयान सामने आया तो कतर ने कहा कि जी हमारे साथ तो राब्ता उस वक्त हुआ था जब हम पर हमला शुरू हो चुका था। तो एक तो ये, और उसके ऊपर अब हर किस्म का बयानिया बन रहा है। कोई कह रहे हैं कि जी कतर को पहले से मालूम था, कोई कह रहे हैं कि नहीं, नहीं था मालूम। लेकिन हकीकत जो भी हो, अमेरिका की जानिब से एक मुबहम किस्म का क्रिटिसिज्म आया है, जहां पर के सदर ट्रंप कहते हैं कि ये जो जगह है ये गलत थी, लेकिन हमास को निशाना बनाना कोई गलत नहीं है। बुनियादी तौर पर उनका जो पैगाम है वो ये है। और साथ ही इस हमले के बाद यानी जब इसराइल ने बाकायदा हमला किया कतर के ऊपर, तो उसके बाद फिर इनके जो फॉरेन मिनिस्टर का प्राइम मिनिस्टर और उनके बाकी तर्जुमान उनकी जानिब से मुख्तलिफ बयान सामने आए, लेकिन जो फॉरेन मिनिस्टर का बयान था वो सामने आया जिसमें उन्होंने काफ़ी इसको कंडेम किया। और वो वैसे भी नरमगो इंसान है तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में मुझे कोई ऐसा गम और गुस्सा नज़र नहीं आया। काफ़ी सबड्यूड नज़र आ रहे थे वो। और उनका जो बयान था वो बुनियादी तौर पर ये था कि जी हम इसको कंडेम करते हैं। फिर उसके बाद कतर ने क्या किया कि कतर ने यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल को खत लिखा और उसमें कहा कि जी ये इसराइल ने इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की है और हम इसको कंडेम करते हैं। यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने भी इसको कंडेम किया। लेकिन कतर ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का कोई हंगामी इजलास नहीं बुलाया, बल्कि उन्होंने इस हमले के चंद तकरीबन घंटा दो बाद बाकायदा सरकारी तौर पर ऐलान किया कि सब कुछ अब नॉर्मल है, यानी हमला हो चुका, अब सब कुछ नॉर्मल है। तो इसीलिए कतर का जो ये किरदार है उसके ऊपर लोग हर किस्म की उंगलियां उठा रहे हैं। कोई लोग ये कह रहे हैं कि ये शायद इसके अंदर वाकई इनकी रजा थी, लेकिन कतर को इससे हासिल क्या होगा ये अलग सियासत है। इसके ऊपर मैं फिर कभी बात करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि चाहे कतर को ये मालूम था या नहीं था, इससे एक बात साबित हो गई कि जो अमेरिका की जो कतर ने एक अपने लिए हिफाजती छतरी खरीद रखी है, यानी कतर की जो अमेरिका में इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन एक एस्टिमेट में सुन रहा था तो कोई काफी ज्यादा है, यानी हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स कही जाती है। उनकी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर। अमेरिका का बहुत करीबी इत्तेहादी है। अमेरिका की सबसे बड़ी जो एयर बेस है मिडल ईस्ट में वो कतर ही में है। तो वहाँ पर ये अमेरिका के लिए बहुत अहम मुल्क है। लेकिन वहाँ पर भी अमेरिका इसराइली हमले से कतर को नहीं बचा सका, बल्कि इस हमले के बाद सदर ट्रंप ने कतर के जो अमीर हैं और उनके वजीर आजम दोनों से टेलीफोन पर रब्ता किया, उनसे बातचीत की और उनका शुक्रिया अदा किया कि वो अमेरिका के इत्तेहादी हैं। साथ ही जो
सदर ट्रंप ने इसराइली वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू से भी इस हमले के बाद बात की। और फिर उसके बाद जो एक बयान सामने आया वो ये कि सर ट्रंप ने कहा कि हाँ, ये अनफॉर्चुनेटली जगह गलत थी, और ये कि आइंदा से ऐसा हमला फिर नहीं होगा। तो यूं ये मामला रफा दफा होता नजर आ रहा है। गरचे कतर ने यह ऐलान किया है कि वो अब आपस में, यानी उनकी हुकूमत जो है वो मशवरा करेगी कि वो उन्होंने आगे यहाँ पर क्या किरदार अदा करना है, क्योंकि कतर एक इंतहाई अहम कड़ी है मिडल ईस्ट के में अंदर। इस वक्त जो सीज फायर के लिए जो बातचीत हो रही है उसमें कतर ही उनका होस्ट है, नेगोशिएशन वही करा रहा है। इसराइली वफद भी कतर जाता है और हमास के लोग तो वहीं बैठे हुए हैं। तो यूं कतर का जो क्राइसिस है वो फिलहाल हम तो गया है। आप देखना ये होगा कि कतर की जो आला तरीन क़यादत है वो फैसला क्या करती है। क्या वो अभी भी जो सालसी का किरदार है इसराइल और हमास के दरमियान उसको जारी रखेगी, और क्या वो हमास को यहाँ पर रहने देगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो उनके लिए भी काफ़ी टफ डिसीजन है। और ये कि कतर की अपनी वल्नरेबिलिटीज भी कतरी कौम को और दुनिया को नजर आ गई हैं। देखते ही हैं कि वो अब क्या अपनी पॉलिसी को रिकैलिब्रेट करते हैं, चाहे वो सालसी के हवाले से हो, या अमेरिका के साथ अपने अलायंस के हवाले से हो, या दुनिया के साथ और अरबों के आपस के जो ताल्लुकात हैं उनके हवाले से हो। यह भी देखना बाकी है। अब चलते हैं, थोड़ा नेपाल का जिक्र करते हैं। नेपाल में सबको मालूम है कि वहां पर क्या हुआ। वहां पर प्रोटेस्ट इसलिए शुरू हुई थी कि प्राइम मिनिस्टर केपी ओली, जिन्होंने अब रिजाइन दे दिया है, उनकी हुकूमत ने सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया था। और जो जेनजी जिसे हम कहते हैं, जो नौजवान वहाँ के थे, वो सड़कों पर निकल आए, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट। और जब वो पार्लियामेंट बिल्डिंग की जानिब जा रहे थे तो वहां पर पुलिस ने उन पर फायर खोल दिया, जिससे कम से कम 19 अफराद जो हैं वो मारे गए। आज मेरी यहाँ न्यूयॉर्क में मेरे एक दोस्त हैं, नेपाल से ही हैं, एक बहुत डिस्टिंग्विश जर्नलिस्ट हैं, 2 अखबारात के मालिक हैं यहाँ पर। मैं उनसे बात कर रहा था तो वो मुझे बता रहे थे कि वहां पर इनिशियली तो लोग बहुत खुश थे कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये वाकई होने चाहिए, क्योंकि जो एलीट ग्रैब था नेपाल में, यानी जो ताकतवर और अमीर, और जो अमीर तबका है, जिस तरीके से उन्होंने मुल्क के वसाइल पर कब्जा किया हुआ है, तो उसकी वजह से ओवरऑल लोगों में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा थी। तो ये तो जो प्रोटेस्ट थी वो समझ में आती थी। और लेकिन मसाइल तब बढ़े जब पुलिस ने जो एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन थे उन पर जब गोली चला दी। और जब गोली चला दी तो उसके बाद वो कहते हैं कि कुछ अजीब काम हो गया। काम ऐसा हुआ कि जो आर्सन अटैक्स हो गए, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस हो, चाहे वो पार्लियामेंट की बिल्डिंग हो, चाहे वो उनका सिंघा दरबार, जहाँ पर कि उनकी बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, बहुत तारीखी बिल्डिंग है, 1908 में बनी थी, बहुत वसी कॉम्प्लेक्स है, उसको आग लगा दी। वहां पर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर द्यूबा, उनके घर को आग लगा दी। उनके और उनकी वाइफ के ऊपर भी, उनको भी निशाना बनाया गया। तशद्दुद के भी वाकयात हुए हैं, उनके घर को भी नुकसान पहुंचाया गया। तो हर तरफ एक क्याओस फैल गया है। मेरे दोस्त के मुताबिक नेपाल में क्याओस है। और सबसे मसला ये है कि ये ऐसा क्याओस है कि जहां पर इसका कोई लीडर नहीं है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या ये बांग्लादेश से इसकी मसलत नहीं बनती। उनने कहा बिल्कुल बनती है, क्योंकि बांग्लादेश में भी, आपको अगर याद हो तो बांग्लादेश में जब अपराइजिंग हुई थी, तो उस वक्त भी जो लोग थे, जो मुजाहिरीन थे, उनका ताल्लुक किसी सियासी पार्टी से नहीं था। नेपाल में भी इन मुजाहिरीन का ताल्लुक सियासी जमात से नहीं है। ये आम लोग हैं और नौजवान हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, गुस्से में हैं, और जो मराहत याफ्ता तबका है उसके खिलाफ वो एहतजाज कर रहे हैं। और वो जो ताकत है वो अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत गंभीर सूरत हाल पैदा हो गई है। तो उनके मुताबिक वहां पर अब मुकम्मल क्याओस है। यानी जो वो लोग जो कि शुरू में इस प्रोटेस्ट को यानी वेलकम कर रहे थे कि अच्छी बात है कि हम अपने हुकूक के लिए प्रोटेस्ट करें, लेकिन जब ये वायलेंट हो गया तो उसके बाद फिर लोग परेशान हैं कि इस मुल्क का अब क्या बनेगा। उसकी वजह यह है कि उस मुल्क में अभी कोई ऐसा लीडर है नहीं। सदर जो है वो कोशिश तो कर रहे हैं कि कोई नई हुकूमत बना लें। कोई काठमांडू के मेयर का नाम कह रहा है कि शायद वो उनको अबूरी हुकूमत बनाने की इजाजत दी जाए, या फौज। लेकिन कहते हैं फौज जो है वो तैयार नहीं है। फौज सिर्फ और सिर्फ अमन में कि कोई किरदार अदा करने के लिए तो तैयार होगी, लेकिन इससे ज्यादा फिलहाल वो भी तैयार नजर नहीं आते। तो यूं पूरा एक मुल्क क्याओस में चला गया। वजह वजह यह है कि वहां पर एक ही तबके ने, यानी मराहत याफ्ता तबके ने, पूरे मुल्क के वसाइल पर कब्जा कर रखा था। पूरे मुल्क पर उन्होंने कब्जा कर रखा था। और उसके खिलाफ जब लोग खड़े हुए, एक ऐसा सैलाब आया कि वहां पर ताकतवर लोग जो हैं उनको भी वहां पर काफी ज्यादा
नुकसान पहुंचा, उनके घर जला दिए गए और उनको भागना पड़ा। और साथ ही मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मजीद बात यूं करता हूं कि देखिए, पाकिस्तान का भी लोग बहुत ज्यादा कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर आने से पहले मैं थोड़ा जिक्र करना चाहता हूं जो लाहौर हाई कोर्ट में हुआ है। क्योंकि जहां पर इंसाफ ना हो, जिस मुल्क में इंसाफ ना हो, जिस मुल्क में रियासत जो अपने अवाम है उनको सुनना पसंद ना करे, उसके अंदर एक डिस्कनेक्ट आ जाए, तो वहां पर तब्दीली आना लाजमी है। वो आज आए या कल आए, एक ना एक दिन उसको जरूर आना है। तो आज जो लाहौर की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने पाकिस्तान की जो अदलिया है, इसकी जो स्याह तारीख है, उसमें एक और बाब को रकम किया, जब उन्होंने यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। और वो भी 9 मई के वाकयात में, बावजूद इसके कि एविडेंस ये है कि ये लोग तो मुजाहिरीन को रोक रहे थे, इनका कोई किरदार नहीं था। लेकिन चूंकि हुक्मनामा कहीं से कहीं और से आया था, यहाँ पर आप देखिए खदीजा शाह को भी जो है 5 साल की सजा दे दी गई कि जी उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के जज की गाड़ी को जलाया है राहत बेकरी चौक में जब कोई हंगामे हुए थे। तो अगेन आई थिंक इट्स अ टेरेबल डिसीजन। जो एक शफाफियत है किसी इंसाफ में होनी चाहिए, वो सिरे से है ही नहीं। अब तक जितने भी मुकदमात के फैसले आए हैं, उनके हवाले से हर कोई उंगलियां उठा रहा है कि ये शफाफियत से बिल्कुल बालातर है, इनका शफाफियत से कोई ताल्लुक नहीं है। और इसीलिए पाकिस्तान के बारे में अब इंटरनेशनल इदारे बाकायदा रिपोर्ट्स जारी कर रहे हैं। और इस सिलसिले में एमनेस्टी इंटरनेशनल की वो रिपोर्ट तो अब हर तरफ जुबान आम है कि किस तरीके से तकरीबन लाखों पाकिस्तानियों को, कहता है 40 लाख से ज्यादा पाकिस्तानियों के फोन टेपिंग की जा रही है। और इसके लिए चीनी, यूरोपियन और अमरीकी शुमाली अमेरिका की कंपनियों की मदद से जो है ये काम किया जा रहा है। जो ये सोशल मीडिया के पोस्ट को भी सेंसर कर रहे हैं और काफी कुछ कर रहे हैं। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि जब हुक्मरान अपने आप को गैर महफूज समझते हैं, जब वो कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं, जब उनको ये मालूम होता है कि उनके दिल में चोरी है, तो वही ये हरकतें करते हैं क्योंकि उनको इसमें अपनी हिफाजत नजर आती है। गर्चे जो सर्वेलेंस का सिस्टम है पूरी दुनिया में होता है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन इस लेवल का, ये तो बिल्कुल शायद चाइना के बाद, बड़े लोग कहते हैं चाइना के बाद शायद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। आई एम नॉट श्योर, हो सकता है पाकिस्तान में इतना ना हो, लेकिन जो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल की खबर है, ये अंग्रेजी में कहते हैं ना, इट्स अ डैमिंग रिपोर्ट। बहुत ज्यादा यानी पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा बदनामी का बायस है। और ये हुक्मरानों का एक आईना दिखा रहे हैं, ये पाकिस्तानी नहीं दिखा रहे। क्योंकि पाकिस्तान में तो जो निकलता है वो या गोली खाता है या लाठी खाता है या उसको पकड़ लिया जाता है। ये वो लोग बैठे हैं जो बाहर बैठे हैं और जो ये बात कर रहे हैं कि जनाब ये काम गलत हो रहा है। और आप अब ये, अगर मैं थोड़ा ये जूम आउट करूं, थोड़ा पाकिस्तान से बाहर निकलूं, तो गुज़श्ता कोई 3 सालों में साउथ एशिया में काफी तब्दीलियां आई हैं। और वहां पर कुछ चीजें यानी उसके अंदर आइडेंटिकल है, यानी एक जैसी यकसानियत है। देखिए, मामला श्रीलंका से शुरू हुआ था 2022 में, जुलाई 2022 में, जब वहां पर लोग उठे, एक पॉपुलर अपराइजिंग आई, लोगों ने प्रेसिडेंशियल पैलेस पर हमला कर दिया। जो गोताबाया राजपक्सा के जो सदर थे, वो रिजाइन देने पर मजबूर हो गए, भाग गए, क्योंकि उनका पूरा खानदान हुकूमत में था, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान में है कि समधी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर साहब, और प्राइम मिनिस्टर के भाई की बेटी मुल्क के सबसे बड़े सूबे के चीफ मिनिस्टर। तो इस किस्म की जो बंटवारा है वो श्रीलंका में भी था। तो उसके बाद फिर श्रीलंका में क्या हुआ, सारे भाग गए, आज किसी को नजर नहीं आ रहे। तो ये तब्दीली वहां आई थी प्रोटेस्ट के जरिए। मालदीव में 2023 में इलेक्शंस हुए, वहां पर भी जो रूलिंग पार्टी थी वो हारी थी, लेकिन वहां पर दायरे हंगामे वगैरह नहीं हुए थे। लेकिन जो लोग थे वो नाराज थे, क्योंकि वो कहते थे कि महंगाई बहुत ज्यादा है और ये कि जो मुल्क पर कर्जा है हुक्मरान ने बहुत ज्यादा चढ़ा दिए, कुछ इस किस्म के मसाइल थे। पाकिस्तान में भी 8 फरवरी को इंतखाबात हुए। सबको मालूम है कि इदारों ने रेक किए, पाकिस्तान की तारीख के सबसे रेक्ड इलेक्शंस हैं, जिनकी अगर शफाफ की जाए तहकीकात, तो शायद बहुत सारे लोगों को घर जाना पड़े जो इस वक्त बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं। इसी तरह इंडिया में इलेक्शंस हुए। इंडिया में जो रूलिंग पार्टी थी बीजेपी, वो जीती, और जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है उन्होंने मेजोरिटी जीती, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वापस हुकूमत में आ गए। बांग्लादेश में भी इंतखाबात हुए थे। बांग्लादेश में जो इंतखाबात हुए थे वो 7 जनवरी के, पाकिस्तान से पहले हुए थे बांग्लादेश में। और वहां पर शेख हसीना वाजिद दोबारा जीत गई थी। लेकिन अगस्त में, जुलाई और अगस्त में हंगामे शुरू हुए।
کیونکہ وہاں پر بھی جو اسٹوڈنٹس تھے وہ مراعات یافتہ طبقے کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اور یاد رکھیے کہ بنگلہ دیش میں بھی جو پروٹیسٹ ہوئی تھی اس کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں تھا۔ ان پروٹیسٹ کو 8 اسٹوڈنٹ لیڈرز، جو مقامی اسٹوڈنٹس تھے، اور وہ لیڈ کر رہے تھے، 8 تھے۔ اور انہوں نے اس پروٹیسٹ کو ایسا پھیلایا کہ ود ان ڈیز 360 شہروں اور قصبوں تک وہ ہنگامے اور وہ پھیل گئے۔ اور وہاں پر پھر فوج نے، پولیس گولی بھی چلائی، لیکن اس کے بعد جب تبدیلی آئی تو وہ جرنیل جس نے کہ بنگالیوں پر گولی چلائی تھی وہ بھاگ رہا تھا، اس کو گرفتار کر لیا۔ اب میرا خیال ہے وہ جیل میں ہے۔ اور جو شیخ حسینہ ہے وہ بھی بھاگی، وہ کھانا کھا رہی تھی، کھانا چھوڑ کر بھاگی، اور آج بھی وہ انڈیا میں پناہ لیے بیٹھی ہیں۔ بھوٹان میں بھی الیکشنز ہوئے۔ بھوٹان تو ایک ایسا ملک ہے جہاں پر کہ یعنی اٹس اے ویری یونیک کنٹری، بہت اچھا ملک ہے۔ وہاں پر بھی، لیکن وہاں پر بھی لوگ زیادہ خوش نہیں تھے۔ اکنامک فرسٹریشن بہت زیادہ تھی کیونکہ اکنامک اسٹیگنیشن ہے۔ تو وہاں پر بھی جو رولنگ پارٹی تھی وہ الیکشن ہار گئی۔ پھر نیپال، نیپال میں جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ جو ایلیٹ گریب ہے، بنیادی طور پر یہ اس کے خلاف، اور جو شخصی آزادیاں ہیں جو لوگوں سے چھینی گئی ہیں اس کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے۔ جب لوگ کھڑے ہوئے تو وہ طاقتور جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم اس ملک کے لیے، یعنی یہ ملک ہمارے بغیر نہیں چل سکتا، اب وہ خود بھاگے ہیں۔ اب وہ نظر نہیں آ رہے، بلکہ کئیوں کو تو عوام نے کافی زیادہ ان کو یعنی وائلنس بھی کیا ان کے ساتھ، وچ از ناٹ رائٹ، آئی ول نیور کنڈون اٹ۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ ایک سیلاب ہوتا ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ پاکستان میں بھی چونکہ یہ جو میں نے بات شروع کی پاکستان کی عدلیہ سے، اور وہی ونسٹن چرچل والی بات کہ جب اسے سیکنڈ ورلڈ وار میں کسی نے ان سے پوچھا، یہ ایک واقعہ ان سے منسوب کیا جاتا ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا برطانیہ جنگ ہار جائے گا، تو چرچل نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا برطانوی عدالتیں انصاف دے رہی ہیں، تو اس نے کہا ہاں جی دے رہی ہیں۔ اس نے کہا پھر برطانیہ کو کوئی نہیں ہرا سکتا، کیونکہ انہوں نے یہ بات کیوں کہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ریاست انصاف دیتی ہے تو لوگوں کا ریاست کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن جب ریاست خود لوگوں کی دشمن بن جائے تو وہ ریاست پھر ریاست نہیں رہتی، وہ ملک ملک نہیں رہتے۔ پھر اس کے بعد وہاں پر ڈھاکہ ڈیبیکل بھی ہوتا ہے، اور وہاں پر انسرجنسیز بھی ہوتی ہیں، اور وہاں پر انسٹیبلٹی بھی بڑھتی ہے، جو اس وقت انفارچونیٹلی آپ کو پاکستان میں نظر آ رہی ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہے، اکنامک اسٹیگنیشن بھی ہے، ایلیٹ گریب بھی ہے، انسٹیٹیوشنل گریب بھی ہے۔ بہت بڑے بڑے اداروں نے سب کچھ پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس کی مثال کل میں نے جو اپنے شو میں اس کا ذکر کیا تھا کہ فوج کے ماتحت چلنے والے ادارے $500 ملین کے جو ہے وہ ایگریمنٹس کر رہے ہیں۔ کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اگر یہ اوپن بیڈنگ یا کسی ٹرانسپیرنٹ پروسیس کے ذریعے ہوتا تو ضرور کرتے۔ لیکن میں تمام جس طرف نشاندہی کر رہا ہوں وہ یہ کہ پاکستان میں بھی زمین بالکل ہموار ہے انہی چیزوں کے لیے جس کی وجہ سے نیپال میں ہنگامے ہوئے۔ کیا پاکستان میں ایسا ہوگا؟ آئی ایم ناٹ شیور، کیونکہ پاکستان میں تو بہت کچھ ہو چکا ہے، لیکن پاکستان میں وہ کچھ نہیں ہوا جو ہم نیپال کی سڑکوں پر دیکھ رہے ہیں۔ اور شاید یہی قوموں کو قومیں بناتی ہیں، یا قوموں کو ہجوم میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔